नमस्कार साथियों, टारगेट फॉर आईक्यू की तरफ से मैं राकेश आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम कोशिका यानी सेल के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ सेल वाले चैप्टर से जो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सेल वाले चैप्टर में, जो बिहार पीसीएस जे के मेंस में आ जाते हैं, उसको एम्फेसाइज करके उसको ज़्यादा महत्व देकर हम पढ़ते हुए बढ़ेंगे। तो अभी हम सेल वाले चैप्टर को आज कवर करेंगे और सेल वाले चैप्टर में जितने सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इन कोशिकांग में जैसे राइबोसोम हो गया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इनको बार बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है। वही कुछ दूसरे हैं, उनके बारे में बहुत ही रेयर पूछा जाता है, लेकिन उनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो हम उन्हीं पर फोकस करेंगे जो बिहार पीसीएस के मेंस में ज़्यादातर आने की आते हैं और ज़्यादातर आने की संभावना जिनकी हो, उन्हीं पे हम फोकस करेंगे। तो आज चलते हम लोग पढ़ते हैं सेल के बारे में। तो बिहार पीसीएस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं, कुछ 2 नंबर के पूछे जाते हैं, कुछ 4 नंबर के पूछे जाते हैं, कुछ वन लाइनर टाइप के होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले भी होते हैं, कुछ जो होते हैं सीधे सीधे, जैसे लास्ट टाइम पे भी सेल से जो क्वेश्चन पूछा था उसने अलग अलग, जैसे उसने पूछ लिया फर्मेंटेशन की खोज किसने किया था, ऐसे करके बोला था कि इससे रिलेटेड व्यक्ति का नाम बताइए। फर्मेंटेशन से रिलेटेड व्यक्ति, चेचक के टीके से रिलेटेड व्यक्ति, सापेक्षता का सिद्धांत, मोशन क्या बोलते हैं, गति के नियम। तो हमें बस नाम बताना था। गति के नियम न्यूटन, सापेक्षता का आइंस्टीन, फर्मेंटेशन लुई पास्चर, चेचक का टीका जेनर। ऐसे करके जब उसने क्वेश्चन पूछा था तो वहां पे उसने सीधे कोशिका नहीं पूछा था, उसने सीधे एक लाइन में कहा था कि जीवन की क्या बोलते हैं, जीवन की मौलिक और संरचनात्मक इकाई क्या है, यानी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई यह किससे संबंधित है। लोग कंफ्यूज हो गए कि जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होता है। वहां पे अगर कोशिका होता तो सभी लोग रॉबर्ट हुक करके चले आए होते, लेकिन उसने यह कोशिका न लिखकर वहां पे पूरा का पूरा लिख दिया, जिसकी वजह से लोग समझ नहीं पाए क्वेश्चन को। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वन लाइनर में, तो हम पूरा का पूरा कवर करते हुए आगे चलते हैं। तो आज हम कोशिका के बारे में बात करेंगे। तो कोशिका जो होती है, हम किसी भी लिविंग की जो है वह फंडामेंटल, फंक्शनल और बेसिक यूनिट होती है। इसे यूनिट शब्द इसलिए कहा गया कि एक कोशिका के अंदर वो सारे के सारे घटक होते हैं, सारे के सारे कंपोनेंट होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं जिससे एक कोशिका अलग सेपरेट रह के भी जीवन जी सकती है। यानी एक कोशिका का अपना अलग जीवन हो सकता है, यानी कि एक कोशिका के अंदर वो सारी की सारी गतिविधियां होंगी जो एक लिविंग के अंदर होती हैं। जैसे एक लिविंग के अंदर किसी को लिविंग होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है, वह सांस लेता हो यानी उसके अंदर रेस्पायरेशन हो, वह न्यूट्रिशन लेता हो, उसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, रिप्रोडक्शन करता हो, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो। ये सारी गतिविधियां जिसके अंदर होंगे, ये सारे प्रोसेस जिसके अंदर होंगे, उसको हम बोलते हैं लिविंग है। अगर हम गौर से देखें तो एक सेल के अंदर भी ये सारी गतिविधियां होती हैं। जैसे जो हमारा इंटरनल रेस्पायरेशन कौन संपन्न करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। सेल डिवीजन होता है, उसके लिए क्या होता है, सेंट्रोसोम होता है, यानी प्रजनन हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है। सेल का बनती है, उसका विकास भी होता है, बिल्कुल होता है। सेल के अंदर जो होता है, सेल के अंदर जो है पाचन भी होता है, बहुत सारी बेकार चीज़ों को डाइजेस्ट करके उन्हें ख़त्म भी किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक लिविंग की जो प्रॉपर्टीज़ है, लिविंग होने के लिए वो सारी प्रॉपर्टीज एक सेल के अंदर भी होती है, एक यूनिट सेल के अंदर भी ये प्रॉपर्टीज होती हैं। इसीलिए सेल को बोला जाता है, सेल जो होती है जीवों की एक फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। यानी कि जीवों की एक जो होती है मौलिक फंडामेंटल यानी मौलिक हो गया, यानी और क्या हो गया, स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक हो गया, और क्रियात्मक इकाई क्या है, वह कोशिका है। सबसे पहले कोशिका किसने खोजा था, तो सबसे पहले कोशिका खोजा था रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले रॉबर्ट हुक साहब ने कोशिका खोजा था। ये जो कार्क होता है, जो कार्क जो होता है ना, मेरे ख्याल से ये जो ओक का पेड़ होता है, ओक का पेड़ होता है, उसकी छाल से बनाया जाता है। और आप देखे होंगे कि जो वाइन वगैरह की बॉटल होती है उसके ऊपर कार्क लगाकर उसे पैक किया जाता है, तो वो कार्क होता है। वो कार्क जो होता है पेड़ की छाल होती है,
उसके अंदर इन्होंने सबसे पहले कार्क के अंदर सेल ढूंढा था, जो एक मरी हुई सेल थी, डेड सेल थी। तो सबसे पहले जो सेल ढूंढी गई वह एक डेड सेल थी, ठीक है, वह एक मृत कोशिका थी जिसे रॉबर्ट हुक ने खोजा। लेकिन एंटोनी वॉन लीवेनहॉक यही वो इंसान है जिसने सबसे पहले जीवित कोशिका को खोजा था। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को बोला जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये माइक्रोबायोलॉजी जो था, सूक्ष्म जीव विज्ञान जो है उसके फादर माने जाते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के पिता माने जाते हैं, ठीक है। कोशिका का जो साइंटिफिक नेम होता है, सेल का जो साइंटिफिक नेम होता है वह होता है साइटो, ठीक है, ये होता है साइटो। इसी वजह से कोशिका की ब्रांच ऑफ स्टडी क्या कहलाती है, साइटोलॉजी कहलाती है। साइटोलॉजी में हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। अभी तक जो हमको पता चला है कि दुनिया की सबसे छोटी सेल कौन सी होती है, तो उसे बोला जाता है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम इज कंसीडर्ड द स्मॉलेस्ट सेल इन दिस प्लैनेट, यानी कि अर्थ के ऊपर, इस ग्रह के ऊपर अभी तक जो हमें जानकारी है उसके अनुसार सबसे छोटी जो सेल होती है वह माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम सेल होती है। और यह एक बैक्टीरिया होता है, याद रखिएगा, यह एक बैक्टीरिया है, ठीक है, सूक्ष्म जीव है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है यह अपने आप में एक कंप्लीट बड़ी सेल है, यानी जो ऑस्ट्रिच का एग होता है वह सबसे बड़ी सेल है। मुर्गी का अंडा भी अपने आप में एक सेल होता है। अगर हम मानव शरीर की बात करते हैं तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी सेल होती है वह फीमेल ओवम, यानी कि फीमेल ओवम यानी स्त्री का जो अंडाणु होता है वही सबसे बड़ा जो है सबसे बड़ी सेल होती है, फीमेल ओवम। और मेल स्पर्म को सबसे छोटी सेल माना जाता था, लेकिन अभी लेटेस्ट खोज में यह पता चला है कि हमारे ब्रेन का जो पिछला हिस्सा होता है जिसे हम सेरिबेलम बोलते हैं, सेरिबेलम के अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं। ग्रैनुअल सेल ऑफ सेरिबेलम जो होती हैं वह सबसे छोटी होती हैं। अगर ग्रैनुअल सेल ऑफ सेरिबेलम ना हो, अनुमस्तिष्क की ग्रैनुअल सेल यानी कि सेरिबेलम की जो ग्रैनुअल सेल ऑफ सेरिबेलम ना हो, तो हमारे पास जो है दूसरा ऑप्शन देगा वह शुक्राणु का होगा। तो मेल शुक्राणु को सबसे छोटा माना जाता था, लेकिन लेटेस्ट रिसर्च में अभी पता चल चुका है कि ग्रैनुअल सेल ऑफ सेरिबेलम जो होती है और सबसे छोटी कोशिका होती है। महिला का अंडाणु यानी डिंब जो होता है सबसे बड़ी कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, लंबाई वाइज देखें, लंबी कोशिका जो होती है वो न्यूरॉन सेल होती है। न्यूरॉन सेल के अंदर जो होता है रिपेयर, अपने आप को रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती है, यह सेल डिवीजन नहीं कर सकती हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका हो ही चुका है। अब हम बात करते हैं कि कोशिका के अंदर होता क्या है। तो कोशिका के अंदर क्या क्या होता है, तो कोशिका के अंदर सबसे पहले एक खोल टाइप में, एक समझिए कि एक बड़ा सा बैग है, उस बैग में हम अलग अलग किताबें रख रहे हैं। तो जो अलग अलग किताबें हैं ये क्या है, जैसे हम लोग झोला लेके जाते हैं सब्जी लाने, प्याज ले लिया, आलू ले लिया, बैगन ले लिया, खीरा, ककड़ी, गाजर, टमाटर सब ले लिया, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन सब एक झोले में है। और सारा झोला क्या है, यह सारा का सारा झोला जो है यही कहलाता है सेल मेम्ब्रेन। तो यानी सेल मेम्ब्रेन एक घेरा होता है, उसी के अंदर सारे के सारे कोशिका के जो ऑर्गेनल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं, उसी के अंदर होते हैं। तो अभी इसका एक हम एक छोटा सा इमेज बना लेते हैं, मतलब सिंबॉलिक इमेज बना लेते हैं, ठीक है। सिंबॉलिक इमेज हम एक बना लेते हैं। यह एक अगर हम कहें कि ये कोशिका है एक, ठीक है, एक कोशिका है, तो कोशिका के अंदर ही सारे के सारे इसके ऑर्गेनल होंगे। यह हो गया, हम मान लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, यह लाइसोसोम हो गया, ये जो हमारा ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये हमारा जो है सेंट्रोसोम हो जाएगा, ये हमारा राइबोसोम हो जाएगा, ये हमारा क्या बोलते हैं गोल्जी बॉडी हो जाएगा, ये जो है हमारा वैक्यूल हो जाएगा। तो ये सारे के सारे हैं, और ये जो है सबसे बड़ा जो है वह न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है। ये जो एक कोशिका का सिंबॉलिक है। सबसे ऊपर क्या है, यह हो जाता है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली ही कोशिका झिल्ली यही जो है प्रोटेक्शन देती है सारे के सारे ऑर्गेनल को, और सारे के सारे ऑर्गेनल इसके अंदर ही रहते हैं। यही स्ट्रक्चर प्रदान कर रही है जिसकी वजह से जो है सारे के सारे ऑर्गेनल अपने फंक्शन को प्रॉपरली रन कर पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं।
अब आगे चलते हैं हम क्या बोलते हैं, कोशिकांग यानी कि सेल का जो ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किस चीज की बनी होती है? यह जो है बाहर की चीजों से कोशिका के अंगों की यानी कोशिकांग की रक्षा करती है। कोशिका अंग नहीं, कोशिकांग होगा ये। कोशिकांग की रक्षा यानी कि सेल ऑर्गेनल की रक्षा करती है। यह प्रोटीन या फास्फोलिपिड से बनी होती है। यह ध्यान रखिएगा, यह प्रोटीन ह्यूमन बॉडी में जो होती है फास्फोलिपिड्स या प्रोटीन से बनी होती है। यह सेमी परमेबल होती है। सेमी परमेबल अगर ये नहीं होगी तो जैसे हमने खाना खाया, खाना जो होता है डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज वगैरह ब्लड में मिला, ब्लड जो है जब हमारे वेंस के जरिए, धमनियों के जरिए टिश्यूज के अंदर जाएगा तो कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगा। पतली पतली कैपिलरीज जब टिश्यूज के बीच से निकलती हैं तो उन कैपिलरीज से वो ग्लूकोज जो एक तरह से समझिए कि फ्यूजन करके क्या कहते हैं उसको, रिस रिस के बाहर आएगा। और जब वो बाहर आता है तो सेल की जो कोशिकाएं हैं, सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको रिस के उस पार चला जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाएगा। सेमी परमेबल का मतलब होता है अर्धपारगम्य, यानी कि सेल चाहेगी तो किसी चीज को अंदर आने देगी, किसी चीज को बाहर निकलना होगा तो उस सेल वाल यानी जो झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है, उसके बाहर निकाला जा सकता है। जैसे अगर हम टमाटर वगैरह लेकर जा रहे हैं, टमाटर लेकर जा रहे हैं झोले में, कपड़े का झोला है, टमाटर अगर सब्जी में जो है टमाटर वो दब गया तो उससे जो रस निकलेगा वो बाहर निकल सकता है झोले से, लेकिन पूरा टमाटर नहीं निकलेगा। ऐसी है, क्या है, झोला भी एक तरह से सेमी परमेबल है। वो टमाटर के रस को बाहर जाने दे रहा है लेकिन पूरे टमाटर के बीज वगैरह को बाहर नहीं निकलने दे रहा है। ये ऐसा ही बिहेवियर करती है हमारी कोशिका का जो है झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन करती है, सेमी परमेबल होती है। ठीक है, अगर ये सेमी परमेबल नहीं होगी तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट न यह ले पाएगी और वेस्टेज मटेरियल को न तो यह बाहर निकाल पाएगी, तो यह गड़बड़ हो जाएगा। इस झिल्ली का दूसरा नाम प्लाज्मा झिल्ली भी होता है। अगर अब हम कोशिका भित्ति की बात करेंगे तो कुछ जीव होते हैं जिनके अंदर जो है कोशिका भित्ति होती है, जैसे जो प्लांट सेल हो गई, जैसे जो हमारा क्या बोलते हैं प्लांट सेल हो गई, फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया। इन सब को जो है किसकी ज़रूरत होती है? कोशिका भित्ति की ज़रूरत होती है, सेल वाल की ज़रूरत होती है। सेल वाल जो होता है आमतौर पर सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज क्या होता है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। अब अलग अलग जीवों में अलग अलग सेल वाल होती है। कुछ जीवों जैसे कवक, पौधे, जीवाणु में कोशिका भित्ति होती है जो कार्बोहाइड्रेट यानी सेलुलोज से बनी होती है। तो अगर हम फंगस की बात करें, फंगाई यानी कवक की बात करें तो उसकी सेल वाल जो होती है काइटिन की बनी होती है। बैक्टीरिया की सेल वाल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। पौधों या पादप जो होते हैं उनकी सेल वाल सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे कोशिका केंद्रक की बात करते हैं। कोशिका केंद्रक यानी न्यूक्लियस, कोशिका केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है किसी भी सेल का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है। पूरी सेल के सारे फंक्शन को यही कंट्रोल और कमांड करता है, यही आदेश देता है कि तुम्हें क्या क्या काम करना है। यही आदेश देगा माइटोकॉन्ड्रिया को कि तुम एनर्जी बनाओ, यही आदेश देगा राइबोसोम को कि तुम प्रोटीन बनाओ, यही आदेश देगा गोल्जी बॉडी को कि तुम जो जरूरी चीज़ें हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट करो, उन्हें पैकेजिंग में करो। यही आदेश देगा वैक्यूल को कि तुम्हें इतना % पानी जो है मैनेज करना है। यही जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कमांड देगा कि तुम्हें फैट बनाना है। समझ गए बात को? तो पूरी कोशिका का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कौन है? वह होता है न्यूक्लियस। आगे चलते हैं, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो होता है न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है जिसे हम डीएनए या आरएनए कहते हैं। तो सबसे पहले जो न्यूक्लिक एसिड खोजा गया था वह डीएनए के न्यूक्लियस के अंदर खोजा गया था, इसी वजह से उसे न्यूक्लिक एसिड बोला गया। न्यूक्लिक एसिड में दो चीज़ें आ जाती हैं, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए जो होता है वह न्यूक्लियस में होता है और न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा और होता है। जैसे एक होता है ना कि कोई आदमी जो है बहुत ही पूरे घर का मालिक है लेकिन उसकी बीवी उसका भी मालिक है, वैसा ही यहाँ न्यूक्लियस के साथ होता है। न्यूक्लियस यानी केंद्रक के साथ जो है पूरी कोशिका का मालिक है, लेकिन उसके अंदर भी एक न्यूक्लियोलस होता है जिसे हम केंद्रिका बोलते हैं।
तो केंद्रिका के अंदर जो होता है राइबोसोम बनता है। न्यूक्लियोलस यानी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस यानी केंद्रक के अंदर केंद्रिका, और केंद्रिका में फॉर्म कौन होता है? राइबोसोम फॉर्म होता है। राइबोसोम नहीं, आरएनए फॉर्म होता है। मैं गलत बोल दिया मैं, ये कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, उसके अंदर आरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए बनता है। तो अब आगे चलते हैं, राइबोसोम के बारे में देखते हैं। न्यूक्लियस के बारे में जान गए कि किसी भी सेल के अंदर डीएनए हमेशा दो जगहों पे पाया जाएगा, एक न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए होता है उसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोला जाता है। चलिए आगे चलते हैं, राइबोसोम को देखते हैं। तो राइबोसोम जो है स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो खुरदुरा हिस्सा होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो खुरदुरा हिस्सा होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट होते हैं, एक स्मूथ पार्ट होता है, चिकना पार्ट होता है, एक खुरदुरा होता है। खुरदुरा इसलिए होता है कि उसके ऊपर जो पार्टिकल्स जैसी संरचनाएं होती हैं, जिनको खोजा था पैलेड नाम के साइंटिस्ट ने, इसी वजह से इसको पैलेड पार्टिकल्स भी बोला जाता है। तो पैलेड पार्टिकल्स किसे बोला जाता है? एक नंबर में यह क्वेश्चन बिहार पीसीएस में पूछ सकता है कि पैलेड पार्टिकल्स किसे बोला जा सकता है, तो राइबोसोम को बोला जाता है। पैलेड पार्टिकल की खोज किसने किया था? पैलेड ने किया था। साइंटिस्ट पैलेड ने पैलेट पार्टिकल्स की खोज किया था। ये पैलेट पार्टिकल्स राइबोसोम को ही कहा जाता है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि राइबोसोम के जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? वह थे बेसिकली पैलेट, साइंटिस्ट पैलेट। तो पैलेट पार्टिकल्स किसे बोला जाता है? राइबोसोम को बोला जाता है, पैलेट कण बोला जाता है। राइबोसोम का मेन काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। ठीक है, प्रोटीन शरीर के अंदर जो भी बनता है वह राइबोसोम के जरिए ही बनाया जाता है। तो राइबोसोम ही प्रोटीन को बनाता है। ठीक है, तो राइबोसोम एक तरह से समझ दिए मजदूर है जो प्रोटीन बना रहा है, और इसको कमांड कौन देगा? न्यूक्लियस देगा, कमांड देगा इसको। ठीक है, न्यूक्लियस इसको कमांड देगा। चलिए देख लेते हैं एक छोटा सा टॉपिक यहाँ से। ये राइबोसोम है, इसका काम है प्रोटीन बनाना। ये प्रोटीन तो बना देगा, लेकिन मैसेज इसको यहाँ न्यूक्लियस से आएगा, लेकिन यह मैसेज को पढ़ नहीं सकता, समझ नहीं सकता। यहीं पर मदद करता है आरएनए। हमारा आरएनए जो होता है तीन तरह का होता है। एक होता है एमआरएनए। एमआरएनए क्या करेगा? मैसेज लेकर न्यूक्लियस से आएगा इसके पास, हे सुनो, न्यूक्लियस बोला है कि तुम्हें प्रोटीन बनाना है। किस तरह का प्रोटीन बनाना है? ऐसा प्रोटीन बनाओ, खतरनाक टाइप का बना दो, एंटीबॉडी वाला प्रोटीन बना दो। लेकिन ये कहता है चल हट, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, फ्रेंच मत बोलो मेरे सामने, अंग्रेजी ना झाड़ो। ठीक है, तो जब ये यहाँ से आता है, ये समझ नहीं पाता इस मैसेज को, न्यूक्लियस जो भी बोल देता है। इसमें जो मदद करता है वह आरएनए करता है। आरएनए आता है, आरएनए ये आरएनए जब आता है, राइबोसोमल आरएनए आता है, तो एमआरएनए जो मैसेज लेकर आता है उसे आरएनए समझा देता है, डिकोड कर देता है। तब राइबोसोम कहता है ठीक है, यही वाला बनाना है, मैं समझ गया। आरएनए ने मुझे समझा दिया कि मैसेज क्या था। मैसेंजर आरएनए ने जो मैसेज लाया, आरएनए को समझने में, डिकोडिफाई करने में आरएनए ने मदद किया। मैसेंजर जो आया था मैसेज लेकर आ गया, आरएनए ने उसे डिकोडिफाई कर दिया। जब ये समझ गया तो कहा ठीक है, मैं प्रोटीन बना दूंगा। लेकिन प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए होता है अमीनो एसिड। वह अमीनो एसिड इसको मिलना चाहिए, और वह अमीनो एसिड लेकर आता है टीआरएनए। टीआरएनए बोले तो ट्रांसफर आरएनए जो होता है वह प्रोटीन जरूरी अमीनो एसिड राइबोसोम के पास लाएगा, और जैसे इसको जरूरी अमीनो एसिड मिलेगा, वैसे ही राइबोसोम जो है प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा। अगर कभी ऐसा होता है कि कोई वायरस आ गया बीच में, ये कोरोना टाइप का वायरस आ गया, इसने कहा कि जो यहाँ से मैसेज इसके पास राइबोसोम के पास जा रहा है वो मैसेज नहीं पहुँचना चाहिए, तो ये यहाँ आके बैठ गया और इसने राइबोसोम को गलत मैसेज भेज दिया। कहा तुम अब वो प्रोटीन बनाओ, वह प्रोटीन बनाओ जो जिससे वायरस बनेंगे। राइबोसोम को कुछ नहीं पता, इसने ऐसा प्रोटीन बनाना शुरू कर दिया जिससे वायरस बनते हैं। अब ऐसे कंडीशन में अभी राइबोसोम धड़ाधड़ प्रोटीन बना रहा है जिससे नए वायरस बन रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियस कहता है कि हम तुमको ऐसा नहीं बोले थे, हम तुमको बोले थे वायरस को मारने वाला प्रोटीन बनाओ। लेकिन ये राइबोसोम को गलत मैसेज वायरस आके यहाँ दिया, रेप्लिकेट, इसे कहते हैं मैनिपुलेट कर दिया। अब ऐसे कंडीशन में यह कोशिका अब डेंजर जोन बन गई। अब तुरंत न्यूक्लियस इसको मैसेज देगा लाइसोसोम को कि लाइसोसोम तुम फट जाओ, ले लो सबकी जान। तो लाइसोसोम जैसे ही फटेगा, इसके अंदर का
लाइटिक एंजाइम जो होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पूरी कोशिका में फैल जाएंगे और सबको डिजॉल्व कर देंगे, इस वायरस को भी डिजॉल्व कर देंगे। यही घटना होती है। तो न्यूक्लियस का काम समझ गए, राइबोसोम को कमांड देना और लाइसोसोम को भी कमांड देना। राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना और लाइसोसोम का काम क्या होता है, जरूरत पड़ने पर फट जाना ताकि पूरी सेल को नष्ट कर दिया जाए और शरीर के ऑर्गन के, और जैसे मेरी ये उंगली है, इस उंगली में कम से कम लाखों में कोशिकाएं होंगी। 2-4 कोशिकाएं अगर इन्फेक्टेड हो जाएं तो लाइसोसोम उन्हें मार देगा, तो वह इन्फेक्शन पूरी उंगली में तो नहीं फैलेगा ना। इसी वजह से न्यूक्लियस जो लाइसोसोम को कमांड देता है कि इस पूरी कोशिका को डिजॉल्व कर दो, तो लाइसोसोम फट जाता है, उसके अंदर का जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वह उसको पूरी कोशिका को डिजॉल्व कर देता है। आगे देखते हैं, आगे हम बात करेंगे प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है किसको भैया, प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है राइबोसोम को। वैज्ञानिक पैलेट ने राइबोसोम खोजा था, पैलेट पार्टिकल भी इसीलिए कहा जाता है। मुख्य कार्य जो होता है राइबोसोम का, प्रोटीन बनाना है। राइबोसोम कोशिका में स्वतंत्र रूप से भी बिखरे होते हैं और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के खुरदुरे हिस्से से भी जुड़े होते हैं। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं आगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो रही है, ईआर की बात हो रही है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 पार्ट होते हैं, एक चिकना भाग होता है, स्मूथ भाग होता है, दूसरा खुरदुरा भाग। खुरदुरा भाग में जो पैलेट पार्टिकल्स यानी राइबोसोम के कण जो होते हैं वह चिपके होते हैं, और चिकना वाला जो भाग होता है, ये चिकन हो गया अभी मतलब का, ठीक है। ये जो चिकना या स्मूथ वाला भाग है, ये जो चिकना या स्मूथ वाला भाग है, ये क्या है, ये जो है स्मूथ है, तो स्मूथ जो होता है चिकनाई, यानी कि ये चिकनाई यानी कि ये फैट या तेल या वसा बनाएगा। ठीक है, और खुरदुरे भाग पे क्या है, यह खुरदुरा क्यों है, ये राइबोसोम या पैलेट पार्टिकल की वजह से खुरदुरा है। इसी वजह से जो है ये प्रोटीन बनाने में मदद करेगा। ये खुरदुरा इसी वजह से क्योंकि पैलेट पार्टिकल्स जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के उस हिस्से पे चिपके हुए हैं। ठीक है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, फैट भी बनाना इसका काम हो गया, साथ ही साथ जो है राइबोसोम इसके साथ लगा हुआ पैलेट पार्टिकल्स प्रोटीन बनाता है। लेकिन इसके और भी काम है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है कोशिका के अंदर पदार्थों का, यानी एक दूसरे से कोशिका के अंदर के मामले में, एक सेल के अंदर जरूरी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन करना और अंतर्द्रव्य जालिका बनाना, जिससे कि सपोर्ट मिल जाए कोशिका को सपोर्ट देना, यानी उसके ढांचे को भी सपोर्ट करने में यह मदद करता है। तो यह इंडोप्लाज्मिक ईआर का 2 काम हो गया। चलिए अब आ जाते हैं माइटोकांड्रिया। तो यहां से जो क्वेश्चन पूछेगा बिहार पीसीएस के मेंस में, वो यह पूछेगा कि अल्टमैन ने किसकी खोज किया था। तो अल्टमैन जो देखिए कोशिका से 3-4 खोज करता है, जैसे ल्यूवेनहॉक ने जो है जिंदा सेल की खोज किया था। ठीक है, यहाँ पे आप पॉइंट्स लिखते चले जाइएगा, साथ साथ अगर कहीं कॉपी लेकर बैठे हो तो पॉइंट्स लिख लीजिएगा। ल्यूवेनहॉक ने जिंदा यानी जीवित कोशिका को खोजा था। रॉबर्ट हुक ने मरी हुई कोशिका को खोजा था। अल्टमैन ने क्या किया था, अल्टमैन ने जो है माइटोकांड्रिया को खोजा था। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जिका या गोल्जी बॉडी को खोजा था। इसके अलावा जो है और कौन बच जाता है, पुरकिंजे ने जो है प्रोटोप्लाज्म को खोजा था, और पैलेट ने जो है वह राइबोसोम को खोजा था, पैलेट पार्टिकल्स। तो ये बेसिकली मुख्य खोज करता है जो कोशिका से संबंधित ऑर्गेनल में खोजबीन किए थे, जांच पड़ताल करके हमें बताए थे। ठीक है, तो हम माइटोकांड्रिया का नाम बेंडा ने दिया था, खोजा था अल्टमैन ने, लेकिन माइटोकांड्रिया नाम किसने दिया था, बेंडा नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। यह ऑर्गेनल जो होता है ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी बनाता है, यानी एटीपी बनाता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, वह एनर्जी यही ऑर्गेनल बनाता है। क्लियर है यहां तक सभी का, मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो जो हमारा सेलुलर रेस्पायरेशन होता है, कोशिकीय श्वसन होता है, वह कहाँ होता है, सेलुलर रेस्पायरेशन या कोशिकीय श्वसन जो होता है माइटोकांड्रिया के द्वारा किया जाता है, और इसका मुख्य काम एनर्जी बनाना है, इसीलिए माइटोकांड्रिया को पावर हाउस भी बोला जाता है। माइटोकांड्रिया में डीएनए भी होता है। यदि कोई ऐसी सेल हो जिसमें न तो माइटोकांड्रिया हो न तो न्यूक्लियस हो, तो उस सेल के जरिए हम डीएनए जांच नहीं कर सकते। जैसे हमारा ब्लड सेल्स में आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, उसकी जांच करके आप डीएनए नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, लाइसोसोम नहीं होता है।
अब चलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम में 24 तरह के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो किसी भी प्रकार के एलियन एजेंट को, अगर कोशिका के अंदर कोई एलियन एजेंट आ जाए तो उसको डाइजेस्ट कर देंगे। जरूरत पड़ी तो पूरी कोशिका को भी डाइजेस्ट कर देंगे। अगर कोई कोशिका घायल हो जाए, मर जाए, उसके अंदर इंफेक्शन फैल जाए तो उस कोशिका को भी पूरी तरह से यह डिजॉल्व कर देते हैं। ठीक है, यह कोशिका की आत्महत्या की थैली है, यानी लाइसोसोम अगर फटा तो इसका यह मतलब है कि कोशिका की डेथ भी हो सकती है। कोशिका की डाइजेस्टिव बैग या सुसाइड बैग भी इसको बोला जाता है। अब आ जाते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को आप ऐसे समझिए जैसे असरानी आते थे उस फिल्म में शोले में, तो कहते थे आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, अपने बीच में बंदा सेंटर में था। तो सेंट्रोसोम का मतलब सेंटर वाला है, आधे को इधर भेजा आधे को उधर भेजा, यानी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो सेंट्रोसोम का मेन काम होता है सेल डिवीजन, सेल को दो पार्ट में बांट देना, बीच से आधा आधा कर देना, सेंट्रोसोम। ठीक है, तो सेंट्रोसम, सम इधर गए सम उधर गए, बराबर कर दिया, सम मतलब बराबर। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम में सेंट्रियोल होता है और सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। सीलिया और फ्लैजेलम जो होते हैं किसी कोशिका के ऊपर जो होता है ऐसे ऐसे बालों की तरह संरचनाएं हो जाती हैं छोटी छोटी, उनकी पूंछ लग जाती है, इसी को सीलिया या फ्लैजेलम बोलते हैं। फ्लैजेलम बड़ी होती हैं, सीलिया छोटी होती हैं। यह मदद करती हैं कोशिका को मूवमेंट करने में, गति करने में मदद करती हैं। इसके अलावा किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करने में भी यह मदद करती हैं, जरूरी चीज़ों को एब्जॉर्ब करने में मदद करती हैं। आपने ह्यूमन शुक्राणु या मेल स्पर्म को देखा होगा, तो मेल स्पर्म की डिजाइन कुछ ऐसे होती है, ये पूंछ लगी होती है पीछे। ठीक है, ये पूंछ जो है यही फ्लैजेलम है और ये इसका मतलब शुक्राणु का हेड है। ठीक है, समझ गए बात को। तो सीलिया और फ्लैजेलम जो होते हैं ये क्या करते हैं, मोमेंट में मदद करते हैं और जरूरी न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में, अवशोषण में मदद करते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो सीलिया हो गया। अब आते हैं न्यूक्लियस के ऊपर बात करते हैं। न्यूक्लियस की खोज देखिए रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसी भी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था कि कोशिका का जो कमांड और कंट्रोल सेंटर है वो क्या है, वह न्यूक्लियस यानी केंद्रक है, और इसको खोजा था रॉबर्ट ब्राउन में। यही कंट्रोल और कमांड करता है। इसमें 90% प्रोटीन, 10% न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी कि इसी के अंदर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होते हैं। आरएनए भी न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर पाए जाते हैं, जहां पे आरएनए बनता है, आरएनए सिंथेसिस होता है। कोशिका का सबसे बड़ा केंद्रक यही होता है, लेकिन प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, प्लांट सेल में वैक्यूल जो होती है सबसे बड़ा ऑर्गेनल होता है। एनिमल सेल में सबसे बड़ा ऑर्गेनल जो होता है वह यही होता है, न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियोलस जो होता है यह केंद्रक के अंदर होता है, और केंद्रक के अंदर जब न्यूक्लियोलस होता है तो उसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है, उसी में आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस होता है, यानी वहीं पे बनता है। अब कोशिका द्रव की बात करेंगे तो एक कोशिका आप समझिए कि बड़ी सी कोशिका, उसमें हर तरफ लिक्विड फैल चुका है। वो जैसे अब मैं इसका दिखाता हूं आपको, ये ऑर्गेनल है। ठीक है, एक ये ऑर्गेनल है, मैं इसको कर देता हूं ऐसे ऐसे। ये जो हरे ग्रीन रंग का ये लिक्विड है, इसी लिक्विड में सारे ऑर्गेनल तैर रहे हैं। आप खुद सोचिए कि अगर किसी बाल्टी में आप कुछ कटोरी ग्लास लेकर जाएंगे तो पूरा हिलेगा डुलेगा, आवाज़ आएगी, और हो सकता है तेज़ी से चले तो कुछ कटोरी ग्लास में स्क्रैच या उन्हें नुकसान भी पहुंच जाए। लेकिन उसी बाल्टी में अगर आप शहद या पानी भरकर कटोरी ग्लास डाल देंगे तो वो आपस में नहीं टकराएंगे, क्योंकि शहद इतनी गाढ़ी होगी कि उन्हें टकराने ही नहीं देगी, वो आराम से अपना रहेंगी। तो वही यहाँ पे साइटोप्लाज्म रोल अदा करता है। ये गाढ़ा सा लिक्विड होता है जिसकी वजह से सारे के सारे कोशिका के ऑर्गेनल एक दूसरे से टकराते नहीं और अपनी फंक्शनल एक्टिविटीज को कर पाते हैं। इसके अलावा इस साइटोप्लाज्म में सारे न्यूट्रिएंट भी होते हैं। जैसे हमने जो भी खाया पिया, ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज डाइजेस्ट होने के बाद, मीठा जो है डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज बन गया, प्रोटीन टूटकर अमीनो एसिड में बदल जाता है। इसके अलावा फैटी एसिड हो गए, इसके अलावा जो भी न्यूट्रिएंट है, मिनरल्स है, साल्ट है, सब इसी के अंदर है। जिसको जो चाहिए वो ले लेगा। जैसे माइटोकांड्रिया का काम क्या होता है, ग्लूकोज को बर्न करके एनर्जी बनाना, तो इसी में ग्लूकोज आएगा, ब्लड के जरिए ग्लूकोज इसी में आ जाएगा। इस ग्लूकोज को माइटोकांड्रिया लेके एनर्जी बनाएगा। राइबोसोम
अमीनो एसिड आएगा, खाना पीना हमने जो भी खाया पिया है वो सब ब्लड के जरिए अमीनो एसिड यहाँ तक आ गया, अमीनो एसिड राइबोसोम लेके प्रोटीन बनाएगा। तो साइटोप्लाज्म में ही सारे के सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है, और सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनल होते हैं वो न्यूट्रिएंट यहीं से प्राप्त कर लेते हैं। अब आ जाते हैं केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव की बात करते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है उसे हम केंद्रक द्रव बोलते हैं। यह तरल और पारदर्शी होता है। इसमें इसी केंद्रक द्रव के अंदर ही जो होते हैं क्रोमोसोम होते हैं, जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमोसोम इसी के अंदर होते हैं। बेसिकली क्रोमोसोम जो होते हैं वह क्रोमोसोम बाद में बनते हैं। बेसिकली ये क्रोमोसोम जो होते हैं या बाद में बनते हैं। ये कैसे बनते हैं? क्रोमोसोम के अंदर धागे नुमा संरचनाएं होती हैं। धागे नुमा संरचनाएं होती हैं, ये क्रोमोसोम होते हैं जो कि धागे नुमा होते हैं। और जब सेल डिवीजन का टाइम आता है, जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तो ये क्रोमोसोम का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब ये चलते हैं, कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, न्यूक्लियोलस हो गया। न्यूक्लियोलस के बारे में बातें कर चुके हैं अब हम लोग। अब आ जाते हैं इसके बारे में बातें करते हैं। न्यूक्लियोलस या केंद्रिका हो गई, यहाँ राइबोसोमल। कोशिका द्रव के बारे में बात हो चुकी, साइटोप्लाज्म के बारे में बातें हो चुकी, केंद्रक द्रव के बारे में बात हो चुकी। जीव द्रव के बारे में बात करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में जो साइंटिस्ट बात किए थे उनका नाम था पुरकिंजे। पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने कहा कि कोशिका में बहुत सारे ऑर्गेनल हैं, लेकिन जरूरी कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है। इस चीज के लिए जो है, इस चीज पर जब डिस्कस हुआ तो उन्होंने कहा कि कुछ ऑर्गेनल बहुत जरूरी हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। यानी सेल से अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनल को निकाल लिया जाए तो भी सेल जिंदा रहती है। तो एक तरह से कहें कि सेंट्रोसोम जरूरी नहीं है उतना सेल को जिंदा रहने के लिए। जैसे हम अपनी ही बात करें, हमारा हाथ पांव अगर कट जाए तो भी हम जी सकते हैं, लेकिन अगर सर कट जाए तो, या हार्ट निकाल लिया जाए तो मर जाएंगे। वैसे ही सेल के अंदर भी सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? तो उन्होंने कहा कि सेल के अंदर जो जिंदा रहने के लिए, सेल को जीवित रहने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वह उसका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को उन्होंने कहा कि ये जो है प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, यानी कि जीव द्रव्य। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों ही जरूरी हैं। दोनों को कंबाइंड रूप से साइंटिस्ट पुरकिंजे ने कहा कि प्रोटोप्लाज्म है, और किसी भी कोशिका को जीवित रहने के लिए जो है ये प्रोटोप्लाज्म बहुत जरूरी है। इसके अलावा सेल के अंदर जो पाया गया वो रसधानी, यानी जिसे हम वैक्यूल बोलते हैं। वैक्यूल का मेन काम होता है लिक्विड पदार्थों को इकट्ठा रखना, वेस्ट पदार्थों को भी इकट्ठा करना, लिक्विड का लेवल सेल के अंदर जो होता है फ्लूइड या द्रव की मात्रा को बरकरार रखना। प्लांट सेल में जो होती है वैक्यूल सबसे बड़ी होती है, जबकि एनिमल सेल में जो होता है यह छोटी होती है, ठीक है। एनिमल सेल में सबसे बड़ा कौन सा होता है? वह उसका न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है। प्लांट सेल में जो होते हैं प्लास्टिड पाए जाते हैं। किसी भी प्लांट को प्लांट होने के लिए जो जरूरी चीज है वह प्लास्टिड है। प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं। एक होता है हरित लवक जिसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, एक ल्यूकोप्लास्ट होता है यानी अवर्णक जिसमें कोई लवक नहीं होता है, और एक होता है क्रोमोप्लास्ट। गूगल क्रोम रंग बिरंगा होता है, आपने देखा ही होगा। तो 3 तरह के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में अगर हम बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट में हरा रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। यही क्लोरोफिल जो होता है फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। यही क्लोरोफिल जो होता है फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। क्लोरोफिल का जो हरा रंग होता है वह मैग्नीशियम के कारण आता है। यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बिहार पीसीएस के मेंस में कि आप क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के बारे में बताइए कुछ। ये क्वेश्चन आपसे बिहार पीसीएस जे के मेंस में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्लोरोप्लास्ट के अलावा क्या होता है। ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है रंगहीन होता है, और यह आमतौर पर पेड़ पौधों की जड़ों में पाया जाता है, और जड़ों में यह रंगहीन प्लास्टिड पाया जाता है जिसका मेन काम होता है फूड को स्टोर करना। जो तीसरा प्लास्टिड होता है उसे हम क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो होता है, जैसे आप गूगल क्रोम खोलें तो रंग बिरंगा दिखता है, वैसे ही ये रंग बिरंगा होता है। इसे वर्णक लवक या क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। इसी की वजह से फलों को रंग मिलता है उनका। अब अलग अलग जो होते हैं क्रोमोप्लास्ट की अलग अलग नाम है जो अलग अलग फलों को अलग अलग रंग देते हैं। जैसे एक लाइन में आपसे पूछ लेगा सेब का लाल रंग किसके कारण होता है, तो यह होता है
एंथोसाइनिन की वजह से होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन की वजह से होता है। पपीते का पीला रंग कैरिकासैंथिन के कारण होता है। गाजर का लाल रंग जो होता है कैरोटीन के कारण होता है। इसके अलावा हल्दी का पीला रंग करक्यूमिन के कारण होता है। और चुकंदर का जो हल्का सा बैगनी रंग या जामुनी रंग होता है वह किसकी वजह से होता है? बीटाडाइन की वजह से होता है, बिटाइन की वजह से होता है। ठीक है, इसी वजह से इसे बीट रूट भी बोला जाता है, याद रखिएगा। तो ओवरऑल कोशिका के इतने ऑर्गेनल के बारे में हमने पढ़ लिया। अगले वीडियो में हम कोशिका के अंदर डीएनए आरएनए गुणसूत्र के बारे में पढ़ेंगे। आरएनए और डीएनए का क्या काम होता है इनके बारे में पढ़ेंगे। टारगेट फॉर आईक्यू का मेंस और प्री के बैच शुरू हो चुके हैं। हम लोग जीएस का और लॉ का फाउंडेशन कोर्स भी चला रहे हैं जो 1 साल का पूरा कोर्स है, जिसको ज्वाइन करने के बाद मुझे नहीं लगता स्टूडेंट को लॉ और जीएस के लिए कहीं और भटकना पड़ेगा। पूरा कोर्स हम लोग 1 साल में पीसीएसजे का कवर कराएंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर कराएंगे, टेस्ट सीरीज भी साथ में देंगे। एक एक चीज को क्लियर कराते हुए 1 साल में कोर्स कंप्लीट करेंगे। यह हमारा फाउंडेशन कोर्स है जो शुरू हो चुका है। इसके अलावा बिहार पीसीएस के मेंस का भी बैच शुरू हो चुका है। लॉ और जीएस के पूर्ण पैकेज के लिए, पूरे गहन अध्ययन के लिए आप पीसीएसजे का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट फॉर आईक्यू को फॉलो करिए, यूट्यूब पर फॉलो करिए, टेलीग्राम पर फॉलो करिए, लिंक्डइन पर फॉलो करिए। इसके अलावा आप हमारा ऐप अपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां से भी हमारे संसाधनों का फायदा उठा सकते हैं। जुड़े रहिए, अधिक से अधिक पढ़िए और अपने एग्जाम को क्रैक करिए। शुभकामनाओं के साथ मैं राकेश चौहान आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।